हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं लाई हूँ पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें हम समझ लीजिए पूरा आईआर पढ़ रहे हैं। आईआर मतलब सारे विश्व के बारे में पढ़ रहे हैं और उनका भारत के साथ कैसे संबंध है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक आपने रसिया के बारे में पढ़ा, चीन के बारे में पढ़ा, जापान, श्रीलंका और बहुत सारे देशों के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व में सुरक्षा, यूनाइटेड नेशंस वगैरह के बारे में भी पढ़ा आपने। तो आज हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो अगर आपको चैनल पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो परिचय क्या है? विश्व राजनीति के बारे में पढ़ते हुए अक्सर हमारा सामना सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्द से होता है ना? क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हम सोचते हैं कि इन शब्दों के अर्थ हमें मालूम है, लेकिन क्या सचमुच हमें इन शब्दों के अर्थ मालूम है? बहस या चर्चा को रोकना हो तो अक्सर इस जुमले का इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि यह सुरक्षा का मसला है और देश की भलाई के लिए बड़ा ज़रूरी है। ऐसा कहने का मकसद यह जताना होता है कि मसला बड़ा महत्वपूर्ण अथवा गुप्त है और इस कारण उस पर खुली चर्चा नहीं हो सकती। हम ऐसी फिल्में देखते हैं जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सब कुछ बड़ा ढका छुपा और खतरनाक होता है। ऐसा जान पड़ता है कि मानो सुरक्षा 7 तालों के भीतर की चीज़ हो और जिससे आम जन नागरिक को कुछ लेना देना ना हो। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी बात इतनी ढकी छुपी नहीं रखी जा सकती। सुरक्षा के बारे में हमें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। सुरक्षा क्या है? भारत के सुरक्षा सरोकार क्या-क्या हैं? यह अध्याय इन सवालों पर बहस करता है। इसमें सुरक्षा को समझने की 2 नज़रियों की चर्चा की गई है। अध्याय में इस बात पर जोर दिया गया है कि विभिन्न संदर्भ और स्थितियों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के सुरक्षा के बारे में हमारा नज़रिया बनता है। तो ये चित्र आप देख लीजिए अच्छे से। ये चित्र सुरक्षा के 2 भिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। कुछ चित्र ग्वाटा मेला में चल रहे गृहयुद्ध के हैं। आप देख सकते हैं माताएं युद्ध में खोए अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं। युद्ध में शहीद हुए लोगों को याद किया जा रहा है। और कुछ चित्र बांग्लादेश के हैं, जिनमें बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से पैदा हुई सुरक्षा को दिखाया गया है। तो देख लीजिए। ठीक है, सुरक्षा क्या है? पहले तो इस बात पे हम डिस्कस करेंगे। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरों से भरा होता है। तब क्या इतना इसका मतलब यह है कि हर तरह के खतरे को सुरक्षा पर खतरा माना जाए? आदमी जब भी अपने घर से बाहर कदम रखता है, निकालता है, तो उसके अस्तित्व अथवा जीवन यापन के तरीकों को किसी न किसी अर्थ में खतरा ज़रूर होता है। यदि हमने खतरे का इतना व्यापक अर्थ लिया तो फिर हमारी दुनिया में हर घड़ी और हर जगह सुरक्षा ही के ही सवाल नजर आएंगे। इसी कारण जो लोग सुरक्षा विषय का अध्ययन करते हैं, उनका कहना है कि केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। तो फिर सवाल बनता है कि किसके केंद्रीय मूल्य? क्या पूरे देश के केंद्रीय मूल्य? आम स्त्री पुरुषों के केंद्रीय मूल्य? क्या नागरिकों की नुमाइंदगी करने वाली सरकार हमेशा केंद्रीय मूल्यों का वही अर्थ ग्रहण करती है जो कोई साधारण नागरिक? इसके अतिरिक्त जब हम केंद्रीय मूल्यों पर मंडराते खतरों की बात करते हैं, तो ये सवाल भी उठता है कि ये खतरे कितने गहरे होने चाहिए? जो मूल्य हमें प्यारे हैं, कामोबेश उन सभी को बड़े या छोटे खतरे के होते हैं। क्या हर खतरे को सुरक्षा की समझ में शामिल किया जा सकता है? जब भी कोई राष्ट्र कुछ करता है अथवा कुछ करने में असफल होता है, तो संभव है इससे किसी अन्य देश के केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचती हो। जब भी राहगीर अपनी राह में लूटा जाता है, तो आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन को क्षति पहुंचती है। फिर भी अगर हम सुरक्षा का इतना व्यापक अर्थ करें, तो हाथ पांव हिलाना भी मुश्किल हो जाएगा। हर जगह हमें खतरे नजर आएंगे। इस तरह देखें तो हम इन बातों से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सुरक्षा का रिश्ता फिर बड़े गंभीर खतरों से है। ऐसे खतरे जिनको रोकने के उपाय ना किए जाएं, तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को पूरी क्षति पहुंचेगी। ये बातें तो ठीक है, फिर भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि सुरक्षा अपने आप में भूलैयादार धारणा है। मिसाल के लिए हम पूछ सकते हैं कि क्या सदियों अथवा दशकों से विभिन्न समाजों में सुरक्षा की एक समान धारणा चली आ रही है? ऐसा हो तो आश्चर्यजनक है, क्योंकि संसार में कितनी ही बातें रोज बदलती रहती हैं। फिर हम ये सवाल भी कर सकते हैं कि क्या किसी खास समय में विश्व के सभी समाजों में सुरक्षा की एक जैसी धारणा रहती है? यह बात भी हजम नहीं होती है और आश्चर्यजनक लगती है कि करीब 200 मुल्कों के 7 अरब लोग सुरक्षा की एक जैसी धारणा रखते हों। ऐसे में आपको ये जानकर धक्का लगेगा। फिर यह सवाल भी कर सकते हैं कि क्या किसी खास समय में विश्व के सभी समाजों में सुरक्षा एक जैसी धारणा रहती है? यह बात भी हजम नहीं होती है। ऐसे तो ये सब तो ठीक है, सारे देश अपनी सुरक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा मतलब सक्रिय रहते हैं, ज़रूरी भी है भाई। तो पारंपरिक धारणा, बाहरी सुरक्षा। अधिकांशतः जब हम सुरक्षा के बारे में कुछ पढ़ या सुन रहे होते हैं, तो हमारा सामना सुरक्षा के पारंपरिक अर्थात
विस्तार राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। सैन्य कार्रवाई से आम नागरिक के जीवन को भी खतरा होता है। शायद ही कभी ऐसा होता है हो कि किसी युद्ध में सिर्फ सैनिक घायल हो अथवा मारे जाएं। आम स्त्री पुरुष को भी युद्ध में हानि उठानी पड़ती है। अक्सर निहत्थे और आम औरत मर्द को जंग का निशाना बनाया जाता है। उनका और उनकी सरकार का हौसला तोड़ने की कोशिश होती है। बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं: आत्मसमर्पण करना, दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना अथवा युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने के बाज आ जाए, या युद्ध ठन जाए तो अपनी रक्षा करना ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब ना हो सके और पीछे हट जाएं, अथवा हमलावर को पराजित कर देना। युद्ध में कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन वह इसे अपने देश की नीति के रूप में कभी प्रचारित नहीं करना चाहेगी। इस कारण सुरक्षा नीति का संबंध कोई युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है। युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। तो परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व है, इसे शक्ति संतुलन कहते हैं। कोई देश अपने पड़ोस में देखने पर पाता है कि कुछ मुल्क छोटे और तो कुछ मुल्क बड़े होते हैं। तो ठीक है, भविष्य में किस देश से उसे खतरा हो सकता है? मिसाल के लिए कोई पड़ोस देश संभव है या ना कहे कि वह हमले की तैयारी में जुटा है। हमले का कोई प्रकट कारण भी नहीं जान पड़ता हो, फिर भी यह देखकर कि कोई देश बहुत ताकतवर है, यह भांपा जा सकता है कि भविष्य में वह हमलावर हो सकता है। इस वजह से हर सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन को लेकर बहुत संवेदनशील रहती है। कोई सरकार दूसरे देशों से शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में बैठाने के लिए जी तोड़ कोशिश करती है। जो देश नज़दीक हो, जिनके साथ अनबन हो या जिन देशों के साथ अतीत में लड़ाई हो चुकी हो, उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने पर खास तौर पर जोर दिया जाता है। शक्ति संतुलन बनाए रखने की यह कवायद ज़्यादातर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की होती है, लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत में महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार है। यहाँ देख सकते हैं, हम चित्र दिया गया है परमाणु शक्ति संपन्न बिरादरी। तो यहाँ पर जब कोई नया देश परमाणु शक्ति संपन्न होने की दावेदारी करता है, तो बड़ी ताकतें क्या रवैया अख्तियार करती हैं। हमारे पास ये कहने के लिए क्या आधार है कि परमाणविक हथियार से लैस कुछ देशों पर तो विश्वास किया जा सकता है, परंतु कुछ पर नहीं। पारंपरिक सुरक्षा नीति का चौथा तत्व है गठबंधन बनाना। गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे रक्षा करने के लिए समवेत कदम उठाते हैं। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है और ऐसे गठबंधनों को यह बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि खतरा किससे है। किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं और राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया, लेकिन ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल-कायदा नामक समूह के आतंकवादियों ने जब 11 सितंबर 2001 के दिन उस पर हमला किया तो उसने इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज़्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, ठीक है। इसमें निर्मम मैदान में ऐसी कोई केंद्रीय ताकत नहीं जो देशों के बर्ताव पर अंकुश रखने में सक्षम हो। किसी देश के भीतर हिंसा के खतरों से निपटने के लिए एक जानी पहचानी व्यवस्था होती है, इसे सरकार कहती है। लेकिन विश्व राजनीति में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती है जो सबके ऊपर हो, और यह सोचने को लालच हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी सत्ता है अथवा ऐसा बन सकता है। बहरहाल फिलहाल अपनी बनावट के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों का दास है। इसके सदस्य देश जितनी सत्ता इसको सौंपते हैं, स्वीकारते हैं, उतनी ही सत्ता इसे हासिल होती है। और अतः विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होती है। पारंपरिक धारणा, आंतरिक सुरक्षा। इतनी बात को पढ़ने के बाद आपके ज़हन में सवाल जरूर कौंधा होगा कि क्या सुरक्षा आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती? अगर किसी देश के भीतर रक्तपात हो रहा हो अथवा होने की आशंका हो, तो वह देश सुरक्षित कैसे हो सकता है, या बाहर के हमलों से निपटने की तैयारी कैसे करेगा, जबकि खुद अपनी सीमा के भीतर सुरक्षित नहीं है? इसी कारण सुरक्षा की परंपरागत धारणा का जरूरी रिश्ता अंदरूनी सुरक्षा से ही है, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी से है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इस पहलू पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, तो इसका कारण यही था कि दुनिया के अधिकांश ताकतवर देश अपनी अंदरूनी सुरक्षा के प्रति कमोबेश आश्वस्त थे।
हमने पहले कहा था कि संदर्भ और स्थिति को नज़र में रखना ज़रूरी है। आंतरिक सुरक्षा ऐतिहासिक रूप से सरकारों का सरोकार बनी चली आ रही थी। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसे हालात और संदर्भ सामने आए कि आंतरिक सुरक्षा पहले की तुलना में कहीं कम महत्व की चीज़ बन गई। सन 1945 के बाद ऐसा जान पड़ा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपनी सीमा के अंदर एकीकृत और अ, शांति संपन्न हैं। अधिकांश यूरोपीय देशों, खासकर ताकतवर पश्चिमी मुल्कों के सामने अपनी सीमा के भीतर बसे समुदाय अथवा वर्गों से कोई गंभीर खतरा नहीं था। इस कारण इन देशों ने अपना ध्यान सीमा पार के खतरों पर केंद्रित किया। और इन देशों के सामने बाहरी खतरे क्या थे? यहाँ पर फिर हमें संदर्भ और स्थिति पर ध्यान देना होगा। हम इस बात को जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला और इस दौर में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी गुट तथा सोवियत संघ की अगुवाई वाला साम्यवादी गुट एक दूसरे के आमने-सामने थे। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों गुटों को अपने ऊपर एक दूसरे से सैन्य हमले का भय था। इसके अतिरिक्त कुछ यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में औपनिवेशीकृत जनता से खून खराबे की चिंता सता रही थी। अब ये लोग आज़ादी चाहते थे। इस सिलसिले में हम याद करें कि 1950 के दशक में फ्रांस को वियतनाम अथवा सन 1950 और 60 के दशक में ब्रिटेन को केन्या से जूझना पड़ा। उपनिवेशन 1940 के उत्तरार्ध में आज़ाद होना शुरू किया और उनके सुरक्षा सरोकार अक्सर यूरोपीय ताकतों के समान ही थे। कुछ नव स्वतंत्र देश यूरोपीय ताकतों के समान युद्धकालीन गुटों में एक सदस्य के बने सॉरी इनमें एक सदस्य बन गए। ऐसे में इन देशों को जोर पकड़ने शीत युद्ध की चिंता करनी थी और दूसरे खेमे में जाने वाले अपने पड़ोसी देश अथवा दूसरे गुट के नेता संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा सोवियत संघ से दुश्मनी ठाननी थी या अमेरिका अथवा सोवियत संघ के किसी साथी देश से वैर मोलना था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध हुए उनमें 1/3 युद्धों के लिए शीत युद्ध जिम्मेदार रहे। इनमें अधिकांश युद्ध तीसरी दुनिया में हुए। जिस तरह विदा होती औपनिवेशिक ताकतों को उपनिवेशों से खून खराबे का भय सता रहा था, उसी तरह आज़ादी के बाद उपनिवेशित मुल्कों को डर था कि उनके यूरोपीय औपनिवेशिक शासक कहीं उन पर हमला न बोल दें। ऐसे में इन मुल्कों को एक साम्राज्यवादी युद्ध में अपनी रक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ी। एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देश के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौतियां यूरोपीय देशों के मुकाबले 2 मायनों में विशिष्ट थीं। एक तो इन देशों को अपने पड़ोसी देश से सैन्य हमले की आशंका थी, दूसरे इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता रहती थी। इन देशों को सीमा पार से खतरा तो था ही, खासकर पड़ोसी देशों से, साथ ही भीतर से भी खतरे की आशंका थी। अनेक नव स्वतंत्र देश संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ अथवा औपनिवेशिक ताकतों से कहीं ज्यादा अपने पड़ोसी देशों से आशंकित थे। इनके बीच सीमा रेखा और भूक्षेत्र अथवा आबादी पर नियंत्रण को लेकर या एक-एक करके सभी सवालों पर झगड़े हुए। अलग राष्ट्र बनाने पर तुले अंदर के अलगाववादी आंदोलनों से भी इन देशों को खतरा था। कोई पड़ोसी मुल्क ऐसी अलगाववादी आंदोलन को हवा दे अथवा उनकी सहायता कर दे तो पड़ोसी देशों के बीच तनाव की स्थिति बनती थी। विश्व के सशस्त्र संघर्षों में 95% अब आंतरिक युद्ध के अंतर्गत हैं। सन 1946 से 91 के बीच गृह युद्धों की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई, जो पिछले 200 वर्षों में सबसे लंबी छलांग है। इस तरह पड़ोसी देशों में युद्ध और आंतरिक संघर्ष नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती थे। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए। युद्ध के लक्ष्य और साधन दोनों से इसका संबंध है। न्याय युद्ध की यूरोपीय परंपरा का ही यह परवर्ती विस्तार है कि आज लगभग पूरा विश्व मानता है कि किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा अथवा दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए करना चाहिए। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी युद्ध में युद्ध साधन का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए। युद्धरत सेना को चाहिए कि उस संघर्ष विमुख शत्रु, निहत्थे व्यक्ति अथवा आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को न मारे। सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो और उसे एक ही सीमा तक ही हिंसा का सहारा लेना चाहिए। बल प्रयोग तभी किया जाए जब बाकी उपाय असफल हो जाएं। सुरक्षा की परंपरागत धारणा इस संभावना से इनकार नहीं करती कि देशों के बीच एक न एक रूप से सहयोग हो। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण, विश्वास की बहाली। निरस्त्रीकरण की मांग होती है कि सभी राज्य, चाहे उनका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आएं। उदाहरण के लिए 1972 को जैविक हथियार संधि, बायोलॉजिकल वीपन्स कन्वेंशन तथा 1992 की रासायनिक हथियार संधि, केमिकल वीपन्स कन्वेंशन में ऐसे हथियार को बनाना और रखना प्रतिबंधित कर दिया गया। 155 से ज़्यादा देशों ने BWC संधि पर और 181 देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर किए। इन दोनों संधियों पर हस्ताक्षर करने वाले सभी महाशक्ति शामिल हैं, लेकिन महाशक्तियां अमेरिका तथा सोवियत संघ सामूहिक संहार के अस्त्र यानी परमाणविक हथियार का विकल्प नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए दोनों ने
असनियंत्रण का सहारा लिया। असनियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने अथवा उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे कानूनों का पालन करना पड़ता है। सन 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि में अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। ऐसे प्रश्नपत्रों से हमले की शुरुआत की जा सकती थी। संधि में दोनों देशों को सीमित संख्या में ऐसी रक्षा प्रणाली तैनात करने की अनुमति थी, लेकिन इस संधि ने दोनों देशों को ऐसी रक्षा प्रणाली के व्यापक उत्पादन से रोक दिया। ये है टेरर मैटर। तो एलिमेंटेड और वारंटेड लो और हाई सीवियर, तो कांट रिमेंबर द टेरर लेवल। इस चित्र के भीतर लिखा है कि क्या देश खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अगर इसमें आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो गृह रक्षा विभाग की इस आतंक मापी का इस्तेमाल करें। यह मीटर आपको बताता है कि देश का आतंक का सहायक कितना घना है। आतंक सूचक सुई को ऊपर दिए गए खानों में से किसी एक पर ले जाएं और आपके जानते मौजूदा खौफ की सही तस्वीर पेश करता हो। इससे पता चलेगा कि अमेरिकी जनता आतंकी हमले को लेकर कितनी आशंकित है। आतंक हमारे हर तरफ है और वह कभी भी हम पर झपट सकता है। इस आतंक मापी के बूते आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना भय रहना और सावधानीपूर्वक सुई घुमाना है। तो देख सकते हैं मिसाइल संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। तो ठीक है, इसने रोका। जैसा कि हमने अध्याय 1 में देखा कि अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की कई अन्य संधियों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 2, स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी SALT सेकेंड और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि START, जिसे वो स्ट्रैटेजी आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी शामिल है। परमाणु प्रसार संधि न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलेरेशन ट्रीटी NPT 1968 भी एक है अर्थ में अस्त्र नियंत्रण संधि की ही थी, क्योंकि इसमें पारमाणविक हथियारों के उपार्जन को कायदे कानून के दायरे में ला खड़ा किया। जिन देशों ने सन 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे या उनका परीक्षण कर लिया, उन्हें इस संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की अनुमति दी गई। जो देश 1967 तक ऐसा नहीं कर पाए थे, उन्हें ऐसे हथियारों को हासिल करने के लिए अधिकार से वंचित किया गया। परमाणु प्रसार संधि ने परमाणु युद्धों को समाप्त तो नहीं किया, लेकिन इन्हें हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या जरूर कम की। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में यह बात भी मानी जा गई कि विश्वास बहाली के उपायों से देशों के बीच हिंसाचार कम किया जा सकता है। विश्वास बहाली की प्रक्रिया में सैन्य टकराव और प्रतिद्वंदिता वाले देश सूचनाओं तथा विचारों के नियमित आदान प्रदान का फैसला करते हैं। दो देश एक दूसरे को अपने फौजी मकसद तथा एक हद तक अपनी सैन्य योजनाओं के बारे में बताते हैं। ऐसा करके ये देश अपने प्रतिद्वंदी को इस बात का आश्वासन देते हैं कि उनकी तरफ से औचक हमले की योजना नहीं बनाई जा रही। देश एक दूसरे को यह भी बताते हैं कि उनके पास किस तरह के सैन्य बल हैं। यह भी बता सकते हैं कि इस बल को कहाँ तैनात किया जा रहा है। संक्षेप में कहें तो विश्वासी बहाली की प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि प्रतिद्वंदी देश किसी गलतफहमी या गफलत में पड़कर जंग के लिए आमदा न हो जाए। तो ये है, ये कार्टून दिया गया है, इसको देख सकते हैं आप। अमेरिका में सुरक्षा पर तो भारी भरकम खर्च होता है, जबकि शांति से जुड़े मामलों पर बहुत कम ही खर्च किया जाता है। कार्टून इस स्थिति पर एक टिप्पणी करता है, क्या हमारे देश में हालत इससे कुछ अलग है? तो यहाँ 300 अरब डॉलर इराक युद्ध में नहीं, इतने खर्चे को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमें शांति विभाग के लिए कुछ लाख डॉलर मिल सकते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर 425 अरब सालाना रक्षा विभाग में, भूतपूर्व सैनिकों के मामले में इतना अरब और 100 अरब देख सकते हैं कितना खर्च करता है। तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबंध नहीं है, इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जाता है। इनकी शुरुआत होती है और पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के भीतर स्वीकार किए गए संदर्भी पर सवाल उठाकर ऐसा करते हुए सुरक्षा के तीन और तत्वों, किन चीज़ों की सुरक्षा, किन खतरों से सुरक्षा और सुरक्षा के तरीकों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जब हम संदर्भी की बात करते हैं तो हमारा आशय होता है कि सुरक्षा किसको चाहिए। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में भू क्षेत्र और संस्थाओं सहित राज्य को संदर्भी माना जाता है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में संदर्भी का दायरा बड़ा होता है। जब हम पूछते हैं कि सुरक्षा किसको, तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के प्रतिपादकों का जवाब होता है सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्तियों और समुदायों या कहे कि समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। इसी कारण सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व शांति कहा जाता है। मानवता की सुरक्षा का विचार जनता जनार्दन की सुरक्षा को राज्यों की सुरक्षा से बढ़कर मानता है। मानवता की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक होने चाहिए और अक्सर होते भी हैं।
लेकिन सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होती। नागरिकों को विदेशी हमले से बचाना भले ही उनकी सुरक्षा की ज़रूरी शर्त हो, लेकिन इतने भर को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। सच्चाई है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशों सेना के हाथों मारे गए, उससे कहीं ज़्यादा लोग खुद अपनी ही सरकारों के हाथों खेत रहे। मानवता की सुरक्षा के सभी पैरोकार मानते हैं कि इसका प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की संरक्षा है। बहरहाल इस बात पर मतभेद है कि ठीक ऐसे कौन से खतरे हैं जिनसे व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए। मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ लेने वाले पैरोकार को जोर व्यक्तियों की हिंसक खतरों यानी खून खराबे से बचाने पर होता है, या संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्नान के शब्दों में कहें तो ऐसे पैरोकारों का आशय होता है व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून खराबा से बचाना। मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले पैरोकार का तर्क है कि खतरों की सूची में अकाल, महामारी, आपदाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध, जनसंहार और आतंकवाद साथ मिलकर जितने लोगों को मारते हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग अकाल, महामारी और प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं। मानवता की सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ में आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी शामिल किया जाता है। तनिक अलग अंदाज में कहें तो मानवता की रक्षा व्यापकतम नजरिए में जोर अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर दिया जाता है। विश्वव्यापी खतरे जैसे वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा एड्स और बर्ड फ्लू जैसी महामारियों के मद्देनजर 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी। कोई भी देश इन समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं स्थितियों में किसी एक देश को इन समस्याओं की मार बाकियों की अपेक्षा ज़्यादा झेलनी पड़े। उदाहरण के लिए वैश्विक तापवृद्धि से अलग समुद्र तल 2 मीटर उठता है और बांग्लादेश का 20% हिस्सा डूब जाएगा। कमोबेश पूरा मालदीव सागर में समा जाएगा और थाईलैंड की 50% आबादी को खतरा पहुंचेगा। चूंकि इन समस्याओं की प्रकृति वैश्विक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और भले ही इसे हासिल करना मुश्किल हो। खतरे के नए स्रोत, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष हैं, मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। ये दोनों सुरक्षा के संदर्भ में खतरों की बदलती प्रकृति पर जोर देते हैं। हम नीचे के खंड में ऐसे कुछ खतरों की चर्चा करेंगे। आतंकवाद का आशय राजनीति के खून खराबे से है, जो जानबूझकर और बिना किसी मरम्मत के नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से एक से ज्यादा देशों में व्याप्त है और उनके निशाने पर कई देशों के नागरिक हैं। कोई राजनीतिक संदर्भ या स्थिति नापसंद हो तो आतंकवादी समूह से बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी देकर बदलना चाहते हैं। जनमानस को आतंकित करने के लिए नागरिकों को निशाना बनाया जाता है और आतंकवाद नागरिकों के असंतोष का इस्तेमाल राष्ट्रीय सरोकार अथवा संघर्षों में शामिल अन्य पक्ष के खिलाफ करता है। आतंकवाद के चिर परिचित उदाहरण हैं विमान अपहरण अथवा भीड़ भरी जगहों जैसे रेलगाड़ी, होटल, बाजार तथा ऐसी ही अन्य जगहों पर बम लगाना। सन 2001 के 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला। इस घटना के बाद से दूसरे मुल्क और वहां की सरकार आतंकवाद पर ज्यादा ध्यान देने लगी। बहरहाल आतंकवाद को कोई नई घटना नहीं है। गुजरे वक्त में आतंकवाद की अधिकांश घटनाएं मध्य पूर्व यूरोप, लातिनी अमेरिका और दक्षिण एशिया में हुई। तो ये चित्र देख सकते हैं, ट्रेन इन्फॉर्मेशन अराइव्ड स्टार्ट फॉर्म देस्ट। तो मानवाधिकार का 3 कोटियों में रखा हुआ है। हो सकता है कि आपको लगे कि मानवाधिकार की इससे कहीं ज़्यादा कोटियां हो सकती हैं, लेकिन इन तीनों कोटियों मानवाधिकार विशेष चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। पहली कोटि राजनीतिक अधिकारों की है, जैसे व्यक्तिगत और सभा की आज़ादी। दूसरी कोटि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की है। अधिकारों की तीसरी कोटि में उपनिवेशीकृत जनता अथवा जाति और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं। इस वर्गीकरण को लेकर व्यापक सहमति है, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है कि इनमें से किस कोटि के अधिकारों को सार्वभौम मानवाधिकार की संज्ञा दी जाए। इन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को क्या करना चाहिए। 1990 के दशक में कुछ घटनाओं, मसलन रवांडा में जनसंहार, कुवैत पर इराक का हमला और पूर्वी तिमोर में इंडोनेशियाई सेना के रक्तपात के कारण बहस चल पड़ी कि संयुक्त राष्ट्र को मानवाधिकार के हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। कुछ का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अधिकार देता है कि वो मानवाधिकार की रक्षा के लिए हथियार उठाए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जिनका तर्क यह है कि संभव है कि ताकतवर देशों के हितों से यह निर्धारित होता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उल्लंघन के किस मामले में कार्रवाई करेगा और किस में नहीं। खतरे का एक और स्रोत वैश्विक निर्धनता है। विश्व की जनसंख्या फिलहाल 760 करोड़ है और यह आंकड़ा 21वीं सदी के मध्य तक 100 करोड़ हो जाएगी। फिलहाल विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि का 50% सिर्फ 6 देशों भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया में घटित हो रहा है। अनुमान है कि अगले 50 सालों में दुनिया के सबसे गरीब देशों में जनसंख्या 3 गुनी बढ़ेगी, जबकि इसी अवधि में अनेक धनी देशों की जनसंख्या घटेगी। प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या की कम वृद्धि के कारण धनी देश
अथवा सामाजिक समूहों को और धनी बनने में मदद मिलती है, जबकि प्रति व्यक्ति निम्न आय और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एक साथ मिलकर गरीब देशों और सामाजिक समूहों को और गरीब बनाते हैं। तो खुशहाली और बदहाली का करीबी रिश्ता, ये चित्र आप देख सकते हैं। विश्व स्तर पर यह असमानता उत्तरी गोलार्ध में देशों को दक्षिण गोलार्ध के देशों से अलग करती है। दक्षिण गोलार्ध के देशों में असमानता अच्छी खासी बढ़ी है। यहीं कुछ देशों ने आबादी की रफ्तार को काबू किया है और आय को बढ़ाने में सफल रहे हैं, जबकि बाकी देश ऐसा नहीं कर पाए। उदाहरण के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा सशस्त्र संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होते हैं। यह इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। 21वीं सदी के शुरुआती समय में इस इलाके के युद्धों में शेष दुनिया की तुलना में कहीं ज़्यादा लोग मारे गए। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में मौजूदा गरीबी के कारण अधिकाधिक लोग बेहतर जीवन, खासकर आर्थिक अवसरों के तलाश में उत्तरी गोलार्ध के देशों में प्रवास कर रहे हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद उठ खड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून, प्रवासी जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, शरणार्थी जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं, में भेद करते हैं। सामान्यतया उम्मीद की जाती है कि कोई राज्य शरणार्थियों को स्वीकार करेगा, लेकिन उन्हें अप्रवासियों को स्वीकारने की बाध्यता नहीं होती। शरणार्थी अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हैं, जबकि कोई जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही हैं, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। 1990 के दशक के शुरुआती सालों में हिंसा से बचने के लिए कश्मीर घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित आंतरिक रूप से विस्थापित जन के उदाहरण हैं। विश्व का शरणार्थी मानचित्र विश्व के संघर्ष मानचित्र से अलग हूबहू मेल खाता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष और युद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बने और सुरक्षित जगह की तलाश में निकले हैं। 1990 से 1995 के बीच 70 देशों के मध्य कुल 93 युद्ध हुए हैं। इनमें से लगभग 55 लाख लोग मारे गए। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति, परिवार और कभी-कभी पूरे समुदाय को सर्वव्याप्त भय अथवा आजीविका, पहचान और जीवन यापन के परिवेश के नाश के कारण जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। युद्ध और शरणार्थी के प्रवास के आपसी रिश्ते पर नजर डालने से पता चलता है कि सन 1990 के दशक में कुल 60 जगहों में शरणार्थी प्रवास करने को मजबूर हुए और इनमें 3 को छोड़कर शेष सभी के मूल में सशस्त्र संघर्ष था। तो चित्र देखिए, आयु प्रत्याशा, जन्म के समय आयु प्रत्याशा। सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देश में 40 वर्ष और लगभग उन सभी समाजों में जहां औसत आयु प्रत्याशा 70 वर्ष से ज़्यादा है, निजी आय $1000 से अधिक है। और सन 1975 में इन देशों में आयु प्रत्याशा और आमदनी एकाएक बढ़ा। क्यूबा में 70 वर्ष और $540 और श्रीलंका में 80 वर्ष और $200 और ब्राज़ील में 61 वर्ष $750 और लीबिया में 53 वर्ष और $3000। ये आंकड़े दिखाते हैं किसी देश में आज सेवाओं का बंटवारा जिस ढंग से होता है, उसका गहरा असर समाज के स्वास्थ्य की दशा पर पड़ता है। तो शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 1 वर्ष की उम्र पूरी करने से पहले मृत्यु की चपेट में आने वाले शिशुओं की संख्या स्वीडन में 1000 से 3 है, विकसित देश में 100 में से 1 है, उपमहाद्वीप भारतीय महाद्वीप में 7 में 1 है और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में 5 से 1 है। भोजन के अभाव, सफाई कमी और अपर्याप्त किसी देखभाल की वजह से बच्चे और शिशु ज़्यादा चपेट में आते हैं। 5 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले बाल मृत्यु, तो यहाँ पर विकासशील देश में 50% है और विकसित देश में 5% है। ठीक है। ठीक है। HIV, एड्स, बर्ड फ्लू और सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसी महामारियां प्रवास, व्यवसाय, पर्यटन और सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेजी से विभिन्न देशों में फैली हैं। इन बीमारियों के फैलाव को रोकने के में किसी एक देश की सफलता अथवा असफलता का प्रभाव दूसरे देशों में होने वाले संक्रमण पर पड़ता है। अनुमान है कि 2003 तक पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग HIV एड्स से संक्रमित हो चुके थे। इससे 2/3 लोग अफ्रीका में रहते थे, जबकि शेष 50% एशिया में रहे। उत्तरी अमेरिका तथा दूसरे औद्योगिक देशों में उपचार की नई विधियों के कारण 1990 के दशक के उत्तरार्ध के वर्षों में HIV एड्स से होने वाली मृत्यु की दर तेजी से कमी आई, लेकिन अफ्रीका जैसे गरीब इलाकों के लिए ये उपचार कीमत को देखते हुए खास गुमसुम कहे जाएंगे, जबकि अफ्रीका को ज़्यादा गरीब बनाने में HIV एड्स का महत्वपूर्ण घटक साबित हुआ है। एबोला वायरस, हंटा वायरस और हेपेटाइटिस C जैसे कुछ नई बीमारियां उभरी हैं जिनके बारे में जानकारी भी कुछ खास नहीं है। टीबी, मलेरिया, डेंगू, बुखार और हैजा जैसी पुरानी महामारियों ने औषधि प्रतिरोधक रूप धारण कर लिया है और इससे उनका उपचार कठिन हो गया है। जानवरों में महामारी फैलने के भारी आर्थिक दुष्प्रभाव होते हैं। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में सालों से ब्रिटेन में मैड काऊ महामारी के भड़क उठने के कारण अरबों डॉलर का
नुकसान उठाया है। बर्ड फ्लू के कारण दक्षिण एशियाई देशों को मुर्ग निर्यात बंद करना पड़ा। ऐसी महामारियां बताती हैं कि देशों के बीच पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है और राष्ट्रीय सीमाएं अब पहले की तुलना में कम सार्थक रह गई हैं। इन महामारियों का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है। सुरक्षा की धारणा में विस्तार करने का यह मतलब नहीं है कि हम हर तरह के कष्ट या बीमारी को सुरक्षा विषयक चर्चा के दायरे में शामिल कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो सुरक्षा की धारणा में संगति नहीं रह जाती। ऐसे में हर चीज़ सुरक्षा का मसला हो सकती है। इसी कारण किसी मसले को सुरक्षा का मसला कहलाने के लिए एक स्वीकृति न्यूनतम मानक पर खरा उतरना जरूरी है। मिसाल के लिए अगर किसी मसले में संदर्भित के अस्तित्व को खतरा हो रहा हो तो उसे सुरक्षा का मसला कहा जा सकता है, चाहे इन खतरे की प्रकृति कुछ भी हो। उदाहरण के लिए मालदीव को वैश्विक तापवृद्धि से खतरा हो सकता है क्योंकि समुद्र तल के ऊंचा उठने के कारण ज़्यादातर हिस्सा डूब जाएगा, जबकि दक्षिणी अफ्रीका में HIV एड्स के गंभीर खतरा है क्योंकि यह 6 वयस्क व्यक्ति में इस रोग। बोत्सवाना की हालत सबसे बदतर है जहां 3 में से 1 व्यक्ति HIV एड्स से पीड़ित है। 1994 रवांडा की तुत्सी जनजाति की अस्तित्व पर खतरा मंडराया क्योंकि प्रतिद्वंदी हेतु जनजाति में कुछ ही हफ्तों में लगभग 5 लाख तुत्सी लोग मार डाला। इससे पता चलता है कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के समान स्थानीय संदर्भ में अनुकूल परिवर्तनशील है। विश्व में शरणार्थी 2017 की बात करें तो विश्व में विस्थापित लोगों को यहाँ शरण दी गई। तो हम देख सकते हैं अफ्रीका में 30% है और मिडल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका में भी 26% है, मतलब सबसे ज़्यादा है। यूरोप में 17% है, अमेरिका में 16% है और एशिया और पैसिफिक में 11% है। तो सहयोग मूलक सुरक्षा हमने देखा कि सुरक्षा का पर मंडराते इन अनेक पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि आपसी सहयोग की जरूरत है। आतंकवाद से लड़ने अथवा मानवाधिकार को बहाल करने में भले ही सैन्य बल की कोई भूमिका हो, और यहाँ भी सैन्य बल एक सीमा तक ही कारगर हो सकता है, लेकिन गरीबी मिटाने, तेल तथा बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति बढ़ाने, अप्रवासियों शरणार्थियों की आवाजाही के प्रबंधन तथा महामारी के नियंत्रण में सैन्य बल से क्या मदद मिलेगी, ये कहना मुश्किल है। वस्तुतः ऐसे अधिकांश मसलों में सैन्य बल का प्रयोग मामला और बिगड़ेगा। ज़्यादा प्रभावी यही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीति तैयार की जाए। सहयोग द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, महादेशीय और वैश्विक स्तर पर हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि खतरे की प्रकृति क्या है और विभिन्न देश इससे निपटने के लिए कितने इच्छुक तथा सक्षम हैं। सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि, स्वयंसेवी संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, निजी संगठन तथा दानदाता संस्थाएं, चर्च और धार्मिक संगठन, मजदूर संगठन, सामाजिक और विकास संगठन, व्यावसायिक संगठन, निगम तथा जानी मानी हस्तियां जैसे नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा शामिल हो सकती हैं। सहयोग मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उन सरकारों से निपटने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है जो अपनी ही जनता को मार रही हो अथवा गरीबी, महामारी और प्रलयकारी घटनाओं की मार झेल रही हो, जनता के दुख दर्द की अपेक्षा कर रही हो। ऐसी स्थिति में सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का जोर होगा कि बल प्रयोग सामूहिक स्वीकृति से और सामूहिक रूप में किया जाए, ना कि कोई एक देश अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और स्वयंसेवी संगठनों समेत अन्य की मर्जी पर कान दिए बगैर बल प्रयोग का रास्ता अख्तियार करे। भारत सुरक्षा की रणनीतियाँ। भारत को पारंपरिक और अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा है। ये खतरे सीमा के अंदर से ही उभरे हैं और भारत से भी। भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक हैं और अलग अलग वक्त में इन्हीं घटकों के हेर फेर से सुरक्षा की रणनीति बनाई गई है। सुरक्षा नीति का पहला घटक रहा है सैन्य क्षमता को मजबूत करना, क्योंकि भारत पड़ोसी देशों से हमले होते रहे हैं। पाकिस्तान 1947, 48, 65 और 71 और 1999 में चीन ने सन 1962 में भारत में हमला किया। दक्षिण एशियाई इलाके के भारत के चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देश हैं। इनमें भारत के परमाणु परीक्षण करने के फैसले 1998 को उचित ठहराते हुए भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया था। भारत ने सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। और भारत की सुरक्षा नीति का दूसरा घटक है अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता, उपनिवेशीकरण और निरस्त्रीकरण के प्रयासों को हिमायत दी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम पंच मानने पर जोर दिया। भारत ने हथियारों के अप्रसार के संबंध में एक सार्वभौम और बिना भेदभाव वाली नीति चलाने की पहलगामी की, जिसमें हर देश को सामूहिक संहार के हथियार, परमाणु, जैविक, रासायनिक से संबंध बराबर के अधिकार और दायित्व हों।
भारत ने नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई और सबसे बड़ी बात यह थी कि दो महाशक्तियों और खेमेबाजी से अलग उसने कूटनिरपेक्षता के रूप में विश्व शांति का तीसरा विकल्प सामने रखा। भारत उन 160 देशों में शामिल है जिन्होंने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक तापवृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए हैं। सहयोगमूलक सुरक्षा की पहलकदमियों के समर्थन में भारत ने अपनी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाली के मिशनों में भेजी है। भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक है देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों से कई उग्रवादी समूहों ने समय समय पर इन प्रांतों को भारत से अलगाने की कोशिश की। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया है और यह व्यवस्था विभिन्न समुदाय और जन समूहों को अपनी शिकायतों को खुलकर रखने और सत्ता में भागीदार करने का मौका देती है। आखिर में एक बात यह है कि भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने के प्रयास किए गए हैं बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले तथा नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता ज़्यादा ना हो। ये प्रयास ज़्यादा सफल नहीं हुए हैं। हमारा देश अब भी गरीब और असमानता मौजूद है, फिर भी लोकतांत्रिक राजनीति में ऐसे अवसर उपलब्ध हैं कि गरीब और वंचित नागरिक अपनी आवाज़ उठा सकें। लोकतांत्रिक रीति से निर्वाचित सरकारों के ऊपर दबाव होता है कि वह आर्थिक समृद्धि को मानवीय विकास का सहगामी बनाए। इस प्रकार लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक आदर्श नहीं, लोकतांत्रिक शासन जनता को ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराने का साधन भी है। इस संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र की सफलता अस्पतालों के बारे में आप एक और किताब में विस्तार से पढ़ेंगे। किताब स्वतंत्रता भारत की राजनीति पर केंद्रित है। तो एक क्वेश्चन आंसर है, इसको देने का प्रयास करिएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर, और ये आप कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, पूरा इंटरनल सिक्योरिटी यहाँ पर जीएस जो आपका 3 में है, इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत सारा चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा। और एनसीईआरटी इसीलिए तो पढ़ी जाती है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, बाकी आपको करंट से पढ़ना। देखा ना आपने, इंटरनल आईआर भी कवर हो गया, आपका इंटरनल सिक्योरिटी भी कवर हो गई। तो ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।